एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 5 अप्रैल के करंट अफेयर्स। आप लोगों ने कल एक शॉर्ट वीडियो देखा होगा जो मैंने लगभग 15-20 मिनट का एक वीडियो बनाया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 3 अप्रैल से जो है आपके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और पूरे 1 महीने ये फॉर्म भरने हैं। मतलब आपका मई तक जो है आपके फॉर्म फिलिंग होनी है। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा, जिसमें 7500 वैकेंसी आउट हुई हैं। मैंने सब कुछ डिटेल में बताया था कि कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, एज क्वालिफिकेशन क्या है, पैटर्न क्या होगा एग्जाम का, किस तरीके से पेपर होगा और आपकी एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो सारी बातें वहाँ पर मैंने कवर की हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो एसएससी सीजीएल का आप वो वीडियो देख लेंगे। ठीक है, अब आपकी तैयारी को और अच्छा और आसान बनाने के लिए देखिए, आपको पूरे साल का करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब जैन से लेकर दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स को तो आपको पढ़ना ही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, राइट। तो इसके लिए हमारी ईयर बुक थी। अब ईयर बुक का ऐसा है कि हार्ड कॉपी जो थी ना हमारी, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं। तो हार्ड कॉपी हमारे पास अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इसकी सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपको परचम स्टोर पे मिल जाएगी। तो अगर कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट जो पूरे करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज कवर करना चाहता है, पूरे साल के करंट अफेयर्स को, तो उसके लिए यहाँ पर आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी हमारे परचम स्टोर से, क्योंकि हार्ड कॉपी जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। इसके अलावा 10 अप्रैल को, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 10 अप्रैल को हम लॉन्च करने जा रहे हैं 300 एमसीक्यू करंट अफेयर्स के विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, जहां पे जनवरी से लेके मार्च तक, अभी जनवरी 2023 से लेके मार्च 2023 तक के जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसके 300 क्वेश्चंस का एक बंच आपको प्रोवाइड करने वाले हैं 10 अप्रैल को, जिससे आपका, देखिए, जब तक आपका एग्जाम होगा, एग्जाम की जो डेट बताई जा रही है वो जुलाई बताई जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा करंट अफेयर्स लगभग तैयार हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के बारे में। अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए है तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम से करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे है और वीडियो के बीच में भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं 5 अप्रैल को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। तो 5 अप्रैल को हर साल हम नेशनल मैरीटाइम डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सिंस 1964 में हमने नेशनल मैरीटाइम डे की शुरुआत की थी और इस साल 60th नंबर का एडिशन है, 60वें नंबर का संस्करण है। अभी यहाँ पर 5 अप्रैल ही क्यों? तो 5 अप्रैल को 1919 में एसएस लॉयल्टी नाम का पहला शिप, जिसका नाम था सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा, मुंबई से यूके गया था। और उस समय जो है वो पूरा तरीके से समुद्र में ट्रेड पर एक मोनोपोली थी ब्रिटेन की। उसके बाद भी हमारा जो एसएस लॉयल्टी सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो हमारा शिप था, पहला शिप, मुंबई से यूके गया था। इसलिए हिस्ट्री को याद रखने के लिए 5 अप्रैल को हम नेशनल मैरीटाइम डे मनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ पर्सन्स के बारे में जो न्यूज में है, उसके बाद रिमेनिंग न्यूज को हम यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ पर ये है राजीव के मिश्रा, जिन्हें पीटीसी लिमिटेड का नया चेयरमैन बनाया गया है। अब ये पीटीसी क्या होता है? पीटीसी क्या होता है? तो पीटीसी का मतलब है पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हम, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अलग अलग कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट जो है अलग अलग रीजन में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को परचेज करते हैं। ठीक है ना? तो ये ट्रेडिंग कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जिसका नाम क्या है? पीटीसी, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका स्थापना 1999 में किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्टैब्लिश की गई थी। तो यहाँ पे राजीव के मिश्रा जी को चेयरमैन बनाया गया है पीटीसी लिमिटेड का। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगले पर्सन जो है वो है किरण नडार। आप लोगों ने शिव नडार के बारे में सुना होगा, है ना? जब भी फॉर्ब्स वगैरह की लिस्ट आती है तो शिव नडार का नाम उसमें रहता है, क्योंकि फाउंडर हैं वो HCL टेक्नोलॉजी के, और उन्हीं की वाइफ, शिव नडार की ही वाइफ है किरण नडार। ठीक है, और एक फिलॉन्थ्रोपिस्ट है ये, मतलब एक परोपकारी महिला है, कई सारे एनजीओ और ट्रस्ट को चलाती हैं। इन्हें फ्रेंच सिविलियन अवार्ड दिया गया है। किरण नडार कन्फर विद हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा सिविलियन सम्मान है। जैसे कि हमारे देश में भारत रत्न दिया जाता है, कुछ उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये अवार्ड किसे दिया गया है? किरण नडार को दिया गया है। किरण नडार को ये अवार्ड दिया गया है। बस इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है,
चलिए अगली पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है नीरज निगम। नीरज निगम को आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। तो आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो नीरज निगम बन गए हैं। 3 अप्रैल से इनका कार्यभार शुरू हुआ है। 3 अप्रैल से ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में आरबीआई में काम कर रहे हैं। ये आरबीआई की कई सारी जो मतलब ग्रुप्स होते हैं या फिर कुछ आपका ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको यहाँ पर हैंडल करने का काम करेंगे। इसके पहले ये रीजनल डायरेक्टर थे भोपाल रीजनल ऑफिस में आरबीआई के। आरबीआई का हेड ऑफिस हम सभी को पता है मुंबई महाराष्ट्र में है। चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पे मैड्रिड स्पेन मास्टर्स के बारे में। यहाँ पर आपको पीवी सिंधु देख रही होंगी। पीवी सिंधु है, ये भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी है, हम सभी को पता है, और ये 2nd नंबर पे आई है, मतलब आप कह सकते हैं कि रनर अप है। इसलिए हमारे लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक इंडियन प्लेयर यहाँ पर भले ही 2nd आया हो लेकिन इंडियन प्लेयर की भूमिका है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2023 स्पेन मास्टर वीमेंस टाइटल के बारे में। तो स्पेन मास्टर वीमेंस टाइटल रिसेंटली कंडक्ट हुआ था 28 अप्रैल से लेकर 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के बीच में मैड्रिड स्पेन में। ठीक है, इसमें अगर वीमेन सिंगल के टाइटल के बारे में बात करते हैं तो आप देखेंगे ग्रेगोरिया मरिस्का तुंजंग जो कि इंडोनेशिया की एक बैडमिंटन प्लेयर है, उन्होंने वीमेन सिंगल का टाइटल जीता और डिफीट किसको किया है? हमारे देश की बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु को डिफीट किया है। तो पीवी सिंधु आप कह सकते हैं कि रनर अप रही हैं स्पेन मास्टर वीमेन टाइटल में। अगर हम मेंस टाइटल के बारे में बात करें तो मेंस टाइटल किसे दिया है? तो जापानीज बैडमिंटन खिलाड़ी है, जापानीज बैडमिंटन प्लेयर है जिनका नाम है केंटा निशिमोतो। ठीक है, चलिए अगली पर्सन है यहाँ पर सुधा शिव कुमार। ये कौन है? सुधा शिव कुमार इनका नाम है। अब देखिएगा जो फिक्की के बारे में आपको पता होगा है ना, तो फिक्की की एक वीमेंस विंग है जिसका नाम क्या है यहाँ पे? एफएलओ, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, एफएलओ। ठीक है, तो सुधा शिव कुमार बिकम 40th प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एफएलओ। एफएलओ की 40वें नंबर की अध्यक्षता, 40th नंबर की प्रेसिडेंट कौन बन गई है? सुधा शिव कुमार बन गई है। ठीक है, एफएलओ जो है साउथ ईस्ट एशिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट वीमेन सेंट्रिक बिजनेस चैम्बर है। ठीक है, और इसी की जो 40वें नंबर की अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है? चेन्नई बेस्ड सुधा शिव कुमार बनी है। चलिए अब इन पर्सन के बारे में आपको बस 2 बातें याद रखनी है कि इन्हें ऑस्कर कब मिला था और ये किस देश के थे या इनका प्रोफेशन क्या था, क्योंकि इनका निधन हो गया है। ठीक है, सो ऑस्कर विनिंग जापानीज कंपोजर एंड एक्टिविस्ट जिनका नाम है रियोची साकामोटो, इनका निधन हो गया कैंसर के कारण। ठीक है, तो रियोची साकामोटो जो कि आप नाम से समझ पा रहे हैं कि एक जापानीज पर्सन रहे हैं, इन्हें 1987 में जो है एकेडमिक अवार्ड या फिर ऑस्कर से सम्मान किया गया था। एक कंपोजर है, एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टिविस्ट भी रहे हैं, तो इसीलिए इन्हें जो है 1987 में एकेडमिक अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड दिया था। इसके अलावा इन्हें बाफ्टा अवार्ड भी मिल चुका है, ग्रेमी अवार्ड भी मिल चुका है और 2 बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो आपको इनका प्रोफेशन याद रखना है, किस देश से बिलोंग करते हैं और किस साल इनको ऑस्कर मिला था। चलिए अगले पर्सन हम यहाँ पे देखते हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट थोथाथिल बी राधाकृष्णन, इनका भी निधन हो गया है। तो इन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में काम किया है। इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अलावा जज के रूप में केरला हाई कोर्ट में भी काम किया है। तो अलग अलग राज्यों से इनका संबंध रहा है। इनका रिसेंटली निधन हो गया है। ठीक है, और इसके अलावा जो केरला गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी कि जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है, वहाँ पर किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ है, अवैध रूप से लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया, बिल्डिंग बनाई, तो उसके लिए जो कमेटी बनाई थी ना, उसके भी अध्यक्ष जो थे वो कैलकाटा हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस थोथाथिल वी रामाकृष्णन थे और इनका निधन हो गया है। चलिए ये पर्सन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको किसी सेट में मिलेगा, क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच पहली वीमेन बनने जा रही हैं जो कि चंद्रमा के चक्कर लगाएंगी। ठीक है, क्रिस्टीना कोच। तो आप सभी को पता है नासा अपना एक मून मिशन भेजने वाला है जिसका नाम है आर्टेमिस 2nd मिशन, और आर्टेमिस 2nd मिशन के लिए रिसेंटली 4 एस्ट्रोनॉट का नाम अमेरिका ने बताया है, नासा ने बताया है कि किन 4 लोगों को इस मिशन पे भेजा जाएगा और ये लोग जो है वो चंद्रमा पे जाएंगे। ठीक है, तो नासा एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच बिकम्स द फर्स्ट वीमेन टू गो अराउंड द
मून, नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच चंद्रमा के चारों ओर जाने वाली पहली महिला बनने जा रही हैं। बेसिकली जो आर्टेमिस सेकेंड मिशन है ये नासा और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट को मून पे भेजा जाएगा एक्सप्लोरेशन करने के लिए। 1972 के बाद, मतलब लगभग 50 सालों के बाद, इस तरीके का कोई मून मिशन जो है वो भेजा जा रहा है। ठीक है, इसमें 3 मेंबर नासा के रहेंगे, 3 एस्ट्रोनॉट नासा के हैं और एक जो है वो कैनेडियन स्पेस आपका एजेंसी के हैं। ठीक है, कौन कौन है पर्सन, तो रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोबर, क्रिस्टीना कोच, ये सभी नासा के हैं, और जेरेमी हंसेन ये आपके कैनेडी स्पेस एजेंसी के देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, क्रिस्टीना कोच जो है वो पहली फीमेल है जो कि चंद्रमा पे चारों तरफ जाएंगी चक्कर लगाने के लिए, इस मिशन में जा रही हैं। क्रिस्टीना कोच के बाद विक्टर ग्लोबर, तो विक्टर ग्लोबर फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन है फर्स्ट। ठीक है, इसके अलावा जेरेमी हंसेन पहले कैनेडियन है, साथ ही साथ पहले नॉन अमेरिकन भी हैं जो कि लूनर मिशन पे, मतलब चंद्रमा पे जा रहे हैं। तो इसलिए ये न्यूज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें क्रिस्टीना कोच का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली पर्सन के बारे में बात करते हैं। कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि अडानी ग्रुप के द्वारा इजराइल का हाइफा पोर्ट जो था वो खरीद लिया गया था, है ना। हाइफा पोर्ट के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था। रिसेंटली मैंने आपको बताया है कि पौंडीचेरी का कराईकल जो पोर्ट है वो भी अडानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है। ये बात हमने कल ही करंट अफेयर्स में देखी थी। अभी जो हाइफा पोर्ट है इजराइल में, इसके अगर हम देखेंगे कि इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और चेयरमैन किसे बनाया गया है वो हम देख लेते हैं। तो इजराइल फॉर्मर एनवॉय टू इंडिया रॉन माल्का अपॉइंटेड एज द हाइफा पोर्ट चेयरमैन। तो भारत में इजराइल के पूर्व राजदूत, क्योंकि इन्होंने भारत में इजराइल के एज अ एम्बेसडर भी काम किया है, कब 2018 से लेके 2021 के बीच में, 2018 से 2021 में इजराइल के राजदूत में ये भारत में काम कर चुके हैं। ठीक है, तो अडानी ग्रुप के द्वारा रॉन मल्का को हाइफा पोर्ट का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ हाइफा पोर्ट कंपनी, याद रखेंगे। ये हाइफा पोर्ट जो इजराइल में है और सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है इजराइल का इन टर्म ऑफ शिपिंग कंटेनर्स। अडानी ग्रुप के द्वारा जनवरी 2023 में बिड करके इस पोर्ट को खरीदा गया था। चलिए अगली बात करते हैं, जो कि आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन से हम शुरुआत यहाँ पे करते हैं। ये कौन है, एलॉन मस्क है। एलॉन मस्क ने लास्ट ईयर, आपको पता है कि बिड करके ट्विटर को परचेज किया था, ट्विटर को खरीद लिया था। अच्छा, कोई भी व्यक्ति जब ट्वीट करता है तो आप लोगों ने इस ब्लू बर्ड के साइन को देखा होगा, जो कि ट्विटर का ऑफिशियल लोगो है, राइट। अब इसको चेंज करने की बात कर रहे हैं एलन मस्क, और ये बात 4 अप्रैल से इफेक्ट में भी आ जाएगी, और नया जो लोगो होगा वो डॉज मी में होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, डॉज कॉइन आपने सुने होंगे, जैसे कि आपकी क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है ना, वैसे डॉज कॉइन्स भी है। तो डॉज कॉइन्स को बेसिकली बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ये जो डॉग दिख रहा है ना आपको, यही अब नया ऑफिशियल लोगो होगा ट्विटर का। ये बात एलॉन मस्क ने बताई है, क्योंकि वो डॉज कॉइन करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता है कि लास्ट ईयर $44 बिलियन की डील करके एलॉन मस्क ने ट्विटर को परचेज किया था। ये जो चेंजेस हुए हैं वो केवल और केवल जो वेब वर्जन है ट्विटर का वहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, जो ट्विटर ऐप है वहाँ पर ये सारे चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगला है MF हाइड्रा। अब ये MF हाइड्रा क्या है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि MF हाइड्रा जो रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया था तो क्या है। तो ये हाइड्रोजन से चलने वाली लिक्विड हाइड्रोजन से चलने वाली पहली फेरी है। ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन से चलने वाली पहली फेरी है MF हाइड्रा, जो कहाँ चल रही है, नॉर्वे में चल रही है। कहाँ चल रही है, नॉर्वे में चल रही है। सो वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर फेरी MF हाइड्रा बिगिन ऑपरेशन। तो 4 अप्रैल से इसने काम करना शुरू कर दिया है नॉर्वे में। ये वर्ल्ड की पहली है जो कि लिक्विड हाइड्रोजन पावर फेरी है। ये नॉर्वे के 3 सिटीज़ के बीच में, मतलब ट्रायंगल के शेप में काम करेगी। ठीक है, और रिसेंटली इसको जो नॉर्वियन शिपिंग कंपनी है नॉर्लेट, उनसे परमिशन भी मिल गई है। उसके बाद अप्रूवल के बाद इसने काम करना शुरू कर दिया। इसका उद्देश्य क्या है, जीरो कार्बन एमिशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की GDP अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए फॉरकास्ट की है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है, पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत की GDP कितनी रहेगी, 6.6% रहेगी, लेकिन अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक बोलता है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत की GDP 6.3% रहेगी। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत की GDP 6.3% रहेगी।
क्लियर है। इसी के अलावा अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें तो इसने कहा है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.4% रहेगी 2023 में, वहीं 6.7% रहेगी 2024 में, 2024 में। चलिए अब अगली बात करते हैं एक्सरसाइज कॉप इंडिया के बारे में। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि एक्सरसाइज कॉप इंडिया किन दो देशों के बीच में होता है। तो कॉप इंडिया लिखा है तो इंडिया तो शामिल होगा ही। इंडियन एयरफोर्स एंड यूएसए एयरफोर्स के बीच में होने वाली एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सरसाइज कॉप इंडिया है, जो कि 10 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल के बीच में कंडक्ट हो रही है। 10 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 के बीच में एक्सरसाइज कॉप इंडिया इंडियन एयरफोर्स और यूएसए एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट होगी। अब कहाँ पर कंडक्ट हो रही है एक्सरसाइज? तो ये एक्सरसाइज जो है एयरबेस कहाँ का एयरबेस? वेस्ट बंगाल का एयरबेस जिसका नाम है कलाईकुदा एयरबेस, वहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट होगी। दोनों एयरफोर्सेस अपनी कैपेबिलिटी को यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जापान की जो एयरफोर्स है, जापानीज जो ग्रुप है, वो एज अ ऑब्जर्वर इस एक्सरसाइज को ज्वाइन करेगा। तो याद रखेंगे जापान क्या है? ऑब्जर्वर है इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो। ये एक्सरसाइज तो यूएसए और इंडियन एयरफोर्स के बीच में होती है, लेकिन जापानीज एयरफोर्स यहाँ पे ऑब्जर्वर है। इसके अलावा ये एक्सरसाइज 2004 से शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं अमोगा थर्ड मिसाइल के बारे में। तो आप लोगों ने भारत डायनेमिक लिमिटेड के बारे में सुना होगा, BDL, भारत डायनेमिक लिमिटेड। इन्होंने सक्सेसफुली इस मिसाइल को टेस्ट किया है, जो कि एक थर्ड जनरेशन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ATGM का फुल फॉर्म आप चाहें तो याद रख सकते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोगा 3 को रिसेंटली टेस्ट किया गया है। किसके द्वारा? भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, इसको पूरी तरीके से इंडिजीनियस है, मतलब पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। इसको इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत तैयार किया गया है। ये फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी पे काम करती है, मतलब आपने इसको छोड़ दिया, टारगेट को आपने सेंटर करते इस मिसाइल को छोड़ दिया और अपने टारगेट को हिट कर देगी। तो फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी पे आपकी ये अमोघा थर्ड मिसाइल जो है वो काम करती है। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरवेंशन की जरूरत इसको नहीं होती है आफ्टर द लॉन्च। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की है, किसने? इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड JMK एनालिसिस एंड रिसर्चर्स के द्वारा यहाँ पर जो है एक रिपोर्ट पब्लिश की है। और इन्होंने इस रिपोर्ट पे बताया है कि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर कौन बन जाएगा? भारत। फर्स्ट तो चाइना रहेगा और सेकेंड नंबर पे 2026 तक कौन बन जाएगा? इंडिया, मतलब भारत बन जाएगा। ये बात यहाँ पर बताई है। इंडिया कुड बिकम वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर बाय 2026, ये बात कही है। ठीक है, भारत की जो कैपेसिटी है आपकी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की, वो यहाँ पे इंक्रीज होते जा रही है। 18 गीगावाट्स इन मार्च 2022 से 38 गीगावाट हो गई है इन मार्च 2023। क्लियर इतनी चीज़ें। इसके अलावा गुजरात जो है वो लीडिंग स्टेट है। गुजरात क्या है? यहाँ पर लीडिंग स्टेट है मैन्युफैक्चरिंग में आपका फोटो वोलेटाइल सोलर के लिए। नेक्स्ट है, अगला हम यहाँ पे एक स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है कालिया। ठीक है, तो डायरेक्टली पहला क्वेश्चन बनेगा कि कालिया जो स्कीम है वो किस राज्य सरकार की है, कब शुरू हुई थी, या इसका फुल फॉर्म क्या है। 3 ही क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे अलावा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम है कालिया स्कीम। इसको 2018 दिसंबर 2018 में शुरू किया गया था, बेसिकली किसानों के वेलफेयर के लिए, किसानों की मदद के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सेलरेट करने के लिए, गरीबी को रिड्यूस करने के लिए इस स्कीम की शुरुआत उड़ीसा गवर्नमेंट ने की थी दिसंबर 2018 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? कृषक असिस्टेंट फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑग्यूमेंटेशन। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। रिसेंटली उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने 877 करोड़ रुपीज रिलीज किए हैं फॉर 43 लाख फार्मर्स। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए मोड पर उत्कल दिवस के दिन। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्डन लाइसेंस के बारे में। तो बहरीन लॉन्चेस गोल्डन लाइसेंस टू अट्रैक्ट लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। तो बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए बहरीन ने गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है। इसका मकसद क्या है? देश के अंदर, बहरीन के अंदर नए नए बिजनेस आइडियाज़ आएँ, नए नए इन्वेस्टर आएँ,
और इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ हमारे देश में जो है वो क्या हो, जॉब क्रिएट हो, जॉब और ज़्यादा बढ़े। इसलिए बहरीन ने इस गोल्डन लाइसेंस को इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए लॉन्च किया है। इसमें बताया गया है अगर कोई भी कंपनी या इन्वेस्टर जो है वो $50 मिलियन तक जो है वो इन्वेस्ट करता है हमारे देश में, और 500 ऐसी कंपनी सेटअप करता है जो लगभग 500 जॉब्स को क्रिएट करती हैं बहरीन में, तो उन लोगों के लिए बेसिकली एक गोल्डन लाइसेंस जारी किया है। नेक्स्ट है पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है ये बात आपको बतानी है, ठीक है। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होने वाली एक डिसीज़ है, ये बात हम सभी को पता है। प्लाज्मोडियम जो होता है उसके कारण मलेरिया होता है, और उसको कैरी करने का काम जो है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो करती है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO सर्टिफाइड विच कंट्रीज एज अ मलेरिया फ्री रिसेंटली। तो WHO ने किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित सर्टिफिकेट दिया है, तो आंसर हो जाएगा अजरबैजान और तजाकिस्तान। तो अजरबैजान और तजाकिस्तान दोनों अब मलेरिया फ्री कंट्री बन गई हैं। टोटल WHO के अकॉर्डिंग 42 कंट्रीज ऐसी जिनके पास सर्टिफिकेट है कि वो मलेरिया फ्री है। अभी भारत तो मलेरिया फ्री से बहुत दूर है, यहाँ तो हर दूसरे व्यक्ति को जो है मलेरिया हो जाता है जब चाहे, राइट। तो अगली बात हम करते हैं यहाँ पे, तो कि तजाकिस्तान और अजरबैजान में जो लास्ट केस देखा गया था वो 2012 और 2014 में देखा गया था, ठीक है। तो वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है ये बात आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है ओपेक मेंबर अनाउंस कट इन ऑयल प्रोडक्शन। तो ओपेक और ओपेक प्लस दोनों का अगर मिला दिया जाए तो लगभग 23 कंट्रीज हैं, तो इन लोगों ने जो है ऑयल प्रोडक्शन पे कटौती करने का फैसला लिया है। ओपेक सदस्यों ने तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा की है, ठीक है ना। बेसिकली ओपेक जो मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री इनको बोला जाता है, ठीक है। और ये लोग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है वो ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते हैं। तो एक तरीके से ये ही ओपेक बॉडी है वो डिसाइड करती है कि कितना प्रोडक्शन होगा मार्केट में, कच्चे तेल का क्या प्राइस होगा, ये सारी बातें इनके द्वारा ही डिसाइड की जाती हैं। तो ऑयल मार्केट में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए इन लोगों ने डिसाइड किया है कि हम 1 मई से लेकर दिसंबर 2023 तक, मई से लेकर दिसंबर तक जो है वो हम केवल 1 मिलियन बैरल पर डे ही हर एक देश जो है वो ऑयल प्रोड्यूस करेगा। जो लास्ट ईयर 2 मिलियन बैरल पर डे था उसको यहाँ पे कट डाउन करके 1 मिलियन बैरल पर डे यहाँ पर कर दिया जाएगा मई से। ये बात रिसेंटली ओपेक के मेंबर्स ने हमें बताई है, ठीक है। ओपेक की स्थापना देखते हो तो 1960 में की गई थी, ठीक है। और कहाँ पे, जब बगदाद में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुला इन सब ने मिलकर ओपेक या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री की स्थापना की थी, जो एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इनका मकसद है कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट द पेट्रोलियम पॉलिसी ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में देखने को मिल जाएगा। क्लियर। तो ये आज की हमारी कुछ न्यूज़ थी। अंत में बात करते हैं हम कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी हैं। उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि राजस्थान में वो 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। 3 नए मेडिकल कॉलेज जो है राजस्थान में बनाए जाएंगे। कहाँ कहाँ पर? तो प्रतापगढ़ में, जालौर और राजसमंद में। नेक्स्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपनी पहली डेडिकेटेड ब्रांच पुणे में शुरू की है। किसके लिए? स्टार्टअप के लिए। मतलब ये ब्रांच पूरी तरीके से स्टार्टअप को सपोर्ट करेगी, स्टार्टअप्स के लिए ही खोली गई है। स्टार्टअप्स जो होते हैं वो अपना पैसा यहाँ पे रख सकते हैं, ये स्टार्टअप्स को लोन प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे करेगी। तो पहली डेडिकेटेड ब्रांच फॉर स्टार्टअप पुणे महाराष्ट्र में किसने ओपन की है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने की है। नेक्स्ट है साइंस 20 कॉन्फ्रेंस। रिसेंटली 3 दिन की कॉन्फ्रेंस जो है वो कंक्लूड हुई है। कहाँ पर? अगरतला में, अंडर द G20 प्रेसिडेंसी। और इस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है? तो क्लीन एनर्जी फॉर ग्रीनर फ्यूचर, ये इसकी थीम है। अब इसके पहले जैसे कि आपको पता है कि हम श्रीलंका के साथ हो गया, रशिया के साथ हो गया, इंडियन रुपी में ट्रेड कर रहे हैं। नाउ मलेशिया के साथ भी अब हम इंडियन रुपी में ट्रेड करेंगे, ऐसा हमको RBI ने जानकारी दी है। इंडिया अब जो है वो मलेशिया के साथ भी इंडियन रुपी में ट्रेड करेगा। चलिए अगली और लास्ट न्यूज़ आज की हम देखते हैं जॉर्जिया। जॉर्जिया अमेरिका की एक देश है,
ठीक है ना। तो जॉर्जिया अमेरिका का पहला देश बन गया है जिसने एक रेजोल्यूशन पास किया है हिंदू फोबिया के लिए। अब ये क्या होता है, तो आप लोग ने फोबिया तो समझते हो ना, फोबिया मतलब डर, है ना। जैसे इस्लामोफोबिया होता है वैसे हिंदू फोबिया होता है। तो यहाँ पर जैसे हिंदू फोबिया का मतलब कोई एक जगह है जहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन रहती है, उनको उनके साथ अत्याचार हो रहा है या उनकी भावनाओं को, उनके तौर तरीकों को अच्छा नहीं बता रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, तो उसको आप हिंदू फोबिया कहेंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो जॉर्जिया में रहती है। तो यहाँ पे जॉर्जिया की असेंबली ने रिसेंटली एक रेजोल्यूशन पास किया है फॉर हिंदू फोबिया, और ऐसा करने वाला पहला यहाँ पे यूएस कंट्री कौन बन गया है, जॉर्जिया बन गया है। और इन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म बहुत पुराना धर्म है, इसने अमेरिका की संस्कृति को बचा के रखा है, और लगभग 100 से ज़्यादा देशों में जो है वो हिंदू धर्म के लोग फैले हुए हैं। तो ये ऐसा पास करने वाला बिल जॉर्जिया पहला देश बन गया है, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हेड ऑफ नासा मून्स टू मार्स प्रोग्राम। तो मून टू मार्च प्रोग्राम के लिए नासा के फर्स्ट हेड यहाँ पे कौन बने हैं, अजय बांगा, अरुणा मिलर, अप्सरा ए अय्यर या अमित क्षत्रिय। तो ये 4 नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इनमें से जो आंसर सही होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, एक तो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है और दूसरा मैंने पूछा था कि वर्ल्ड मलेरिया डे हम कब मनाते हैं। इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा, सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगी। बाकी सारे करंट अफेयर्स को हम कल के सेशन में देखते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।